Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to discuss a very important reading in our Cambridge book, that is Stonehenge. So without any delay everyone, let's get started with our reading explanation. The first question category that we have here is completing the notes. So we have two words limit here. The heading here is Stonehenge and the subheading here is construction. So stage 1 is the ditch and the henge were dug. So पहले हमने खुदाई की, पॉसिबली यूजिंग टूल्स मेड फ्रॉम डैश. हमने टूल्स को यूज किया, लेकिन वो टूल्स किसके बने हुए थे? मेड फ्रॉम डैश. आंसर इज एंटलर और डियर एंटलर. इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी फर्स्ट पेज पर, जो आपको सेकंड पैराग्राफ है ना, अगर आप वहां से रीड करो, लाइन नंबर 2 में गिवन है जी आपको कंस्ट्रक्टेड, दैट मीन्स की कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है. फिर उसी लाइन में लिखा था जी फर्स्ट, दैट मीन्स की फर्स्ट स्टेप की बात हो रही है. ब्रिटॉन यूज प्रिमिटिव टूल्स, उन्होंने बहुत ही पुराने टूल्स यूज किए थे, विच मे हैव बीन फैशन्ड आउट ऑफ डियर एंटलर्स. वो किससे बने हुए थे जी? फैशन्ड आउट का मतलब होता है जी मेड ऑफ. सो वो किससे बने हुए थे? वो बने हुए थे जी डियर एंटलर्स से. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का, विच इज डियर एंटलर्स. लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है जी? दैट इज अगेन इन द स्टेज 1, डैश में हैव बीन अरेंज इन डीप पिट्स इनसाइड द सर्कल. जो हमने बड़े बड़े नीचे खोदाई की थी, सो वो जो पिट थे उसमें सर्कल में हमने कुछ चीज रखी हुई थी. हमने बताना है सर्कल में हमने क्या चीज को अरेंज किया हुआ था. आंसर इज पोस्ट या फिर टिम्बर पोस्ट. फर्स्ट पेज पर अगेन सेम पैराग्राफ में एवरीवन, आपने नीचे से ना सेकेंड लाइन में रीड करना है. वहां पर लिखा है जी डीप पिट्स, दैट मीन्स कि जो हमने बहुत ज़्यादा खुदाई की हुई थी, डेटिंग बैक टू दैट एरा, वो उस टाइम में था. लोकेटेड विद इन द सर्कल, वो सर्कल में ही थी. मे हैव वंस हेल्ड अ रिंग ऑफ टिम्बर पोस्ट, जो टिम्बर पोस्ट थी उनकी रिंग बनी हुई थी उस सर्कल में. दैट मीन्स कि वहां पर क्या पड़ा हुआ था? वहां पर था जी टिम्बर पोस्ट. यहाँ से हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेज 2. यहाँ पर ब्लू स्टोन थे प्रेसली हिल से, स्टैंडिंग पोजीशन में थे वो. फिर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कुछ थ्योरीज है. फिर हमें आ रहा है जी आर्कोलॉजिकल. आर्कोलॉजिकल में हुआ क्या? बिल्डर्स यूज्ड डैश टू मेक स्लेजेस एंड रोलर्स. बिल्डर्स ने किसी चीज को यूज किया ताकि वो स्लेजेस या फिर रोलर्स बना सके. लेट्स सी एवरीवन, आर्कोलॉजिकल हमें कहाँ से मिल रहा है? ओके एवरीवन, फर्स्ट पेज में ही जब आप रीड करोगे ना अपना फोर्थ पैराग्राफ, उसकी फर्स्ट लाइन में गिवन है जी आर्कोलॉजिस्ट. वहां से हमने रीड करना है स्टोन हेड्स बिल्डर, दैट मीन्स कि अगेन बिल्डर्स की बात होगी. देखो, फैशन्ड स्लेजेस एंड रोलर्स, उन्होंने स्लेजेस और रोलर्स बनाए, फैशन किए. आउट ऑफ, किससे बनाए थे जी? ट्री ट्रंक्स से. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया थर्ड का, दैट इज ट्री ट्रंक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डैश पुल्ड देम ऑन जायंट बास्केट. किसी चीज ने उनको पुल किया था बड़ी बड़ी बास्केट्स में. आंसर इज ऑक्सन. जो ऑक्सन थे उन्होंने उनको पुल किया था. ओके एवरीवन, सेम पैराग्राफ में नीचे से सेकेंड लाइन में गिवन है जी हमें ब्लू स्टोन्स विद सुपर साइज्ड विकर बास्केट. सुपर साइज मतलब बड़े बड़े साइज की, मतलब जेंट, बहुत बड़ी बड़ी बास्केट्स में, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉल बेयरिंग्स एंड लॉन्ग रूफ्ड प्लैंक्स. वो सारे के सारे हमने उसमें चीज यूज की थी. हॉल्ड बाय ऑक्सन. हॉल्ड का मतलब होता है एवरीवन कैरी करके लेकर जाना. सो उसको कैरी किसने किया था? उसको कैरी किया था जी ऑक्सन ने. यहाँ से हमारा आंसर आ गया, दैट इज ऑक्सन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो जियोलॉजिकल किसी चीज के ऊपर है. दे वर ब्रॉट फ्रॉम वेल्स बाय डैश. वेल्स से वो उन चीजों को हम लेकर आए थे, लेकिन वेल्स से हम उनको किस चीज के साथ लेकर आए थे? आंसर इज ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स के साथ लेकर आए थे. ओके जो हमें पैराग्राफ नंबर सॉरी फर्स्ट पेज पर जो हमें लास्ट पैराग्राफ मिल रहा है ना एवरीवन, उसकी लाइन नंबर 3 में हमें गिवन था फार अवे वेल्स. दैट मीन्स वेल्स मैच हो गया. फार अवे का मतलब जो बहुत दूर है. Far away whales, some scientists have suggested that it was glaciers, not humans, that carried the bluestones. साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये ग्लेशियर्स थे, ह्यूमन नहीं थे जिन्होंने ब्लूस्टोन्स को कैरी किया था. सो हमारा आंसर क्या आएगा? किसने कैरी किया था जी? आंसर इज ग्लेशियर्स फॉर फिफ्थ क्वेश्चन. लेट्स मूव एवरीवन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. उसका जो हमारा है स्टेज नंबर 3 है. बिल्डर्स थे, उसमें एक थ्योरी स्टार्ट हुई थी जी 17th सेंचुरी में. वो क्या था कि जो बिल्डर्स थे ना वो सेल्टिक कोई चीज थे. आंसर इज ड्रूइड्स. वो सेल्टिक ड्रूइड्स थे.
सेकेंड पेज पर एवरीवन आपको 17th सेंचुरी मिलना है, यहाँ पर लिखा है बट हु वर द बिल्डर्स ऑफ द स्टोनहेंज के बिल्डर्स कौन थे? 17th सेंचुरी में एक आर्कोलॉजिस्ट था जॉन ऑब्रे, उसने बोला कि जो स्टोनहेंज था वो किसका काम था? वो काम था जी ड्रूइड्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे रिलीजियस, जुडिशियल और पॉलिटिकल रोल्स में सेल्टिक सोसाइटी में। दैट मीन्स सेल्टिक सोसाइटी में जो बिल्डर्स थे वो क्या थे? वो थे जी ड्रूइड्स। इट वाज अ वर्क ऑफ ड्रूइड, दैट मीन्स कि बिल्डर्स ड्रूइड्स जिन्होंने वो काम किया था। यहाँ से एवरीवन हमें आंसर मिल रहा है, दैट इज ड्रूइड्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पर्पस, इस चीज का पर्पस क्या था? Many experts agree it has been used as a dash site. बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको इस बात से अग्री कर रहे हैं, मान रहे हैं कि इस चीज को हमने यूज किया था किसी पर्टिकुलर साइट के वास्ते, लोकेशन के वास्ते। आंसर इज बरियल, इसको हम दफनाने के वास्ते यूज करते थे। अच्छा, पर्पस की बात एवरीवन हुई थी ना लास्ट थर्ड पैराग्राफ में। लास्ट थर्ड पैराग्राफ में हमें गिवन था जी द पर्पस ऑफ द स्ट्राइकिंग मॉन्यूमेंट इज इवन मोर ऑफ मिस्ट्री। ये बहुत एक खुफिया कहानी बन गई है, रहस्य बन गया ये। व्हाइल देयर इज कंसेंसस, कंसेंसस का मीनिंग होता है एवरीवन अग्रीमेंट, कि हम अग्री कर रहे हैं सभी, कौन? जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो अग्री कर रहे हैं दैट स्टोनहेंज वंस सर्व द फंक्शन ऑफ बरियल ग्राउंड, कि पहले स्टोनहेंज किसका काम करता था? बरियल ग्राउंड का काम करता था। एवरीवन, ग्राउंड इज द साइट ना, सो किसके वास्ते उसको यूज करते थे? उसको बरियल साइट के वास्ते यूज करते थे। 7th का आंसर आ गया, दैट इज बरियल। क्वेश्चन नंबर 8। In 1960s, it was suggested that it worked as a kind of dash. 1960 में ऐसा बोला गया था कि किसी तरीके का ये काम करता है। आंसर इज वर्कड एज अ काइंड ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर के जैसे ये काम करता था। अगेन लास्ट सेकेंड पैराग्राफ में 1960s हमें वर्ड मिला। 1960s वर्ड रीड करने के बाद हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमर थे गैरल्ड हॉकिंस, सजेस्टेड, उन्होंने बोला क्या? क्लस्टर्स ऑफ मेगालिथिक स्टोन, ये सब जो स्टोन थे इनको अगर हम ग्रुप करेंगे, क्लस्टर करेंगे, वो किस ऑपरेट करते थे? ऑपरेटेड मतलब वर्कड एज अ फॉर्म ऑफ, यहाँ पर लिखा है वहां पर लिखा है वर्कड एज अ काइंड ऑफ, किस चीज का काम करते थे? वो कैलेंडर का काम करते थे। यहाँ से हमारा आंसर आ गया विच इज calendar for 8th question. Let's move to the next category everyone, that is true false not given. Question number 9, during the third phase of construction, जब construction का third section चल रहा था, third part चल रहा था, sandstone slabs were placed in both outer areas and middle of the Stonehenge site. तो हमने सैंडस्टोन की स्लैब्स डाली थी आउटर एरिया में भी और मिडिल एरिया में भी। आंसर इज ट्रू, ऐसा ही हुआ था। ओके, सो सेकेंड पेज पर एवरीवन आपने फर्स्ट जो पैराग्राफ है ना, वहां पर थर्ड फेज जो था कंस्ट्रक्शन का, उसकी बात हो रही थी। लाइन नंबर 1 में लिखा है जी एट दिस पॉइंट सैंडस्टोन स्लैब्स, जिनको हम सार्सन्स बोलते हैं, वर अरेंज्ड इनटू द आउटर क्रीसेंट, हमने बाहर वाले एरिया में भी उसको यूज किया था। सम वर असेंबल्ड इनटू द आइकॉनिक 3 पीस स्ट्रक्चर कॉल्ड त्रिलैथन्स, फिर हमने कुछ स्लैब्स को इनटू मतलब अंदर भी यूज किया था। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 9 का, दैट इज ट्रू। Now question number 10th. Okay, so 10th question here is, there is a scientific proof that the blue stones stood in the same spot until approximately 1600 BCE. वो हमें, हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है, एविडेंस है हमारे पास कि जो ब्लू स्टोन्स है वो सेम ही जगह पर थे 1600 BCE तक। आंसर इज फॉल्स, उन्होंने अपनी लोकेशन जो थी वो चेंज की थी। ओके एवरीवन, इसकी लोकेशन सेम ही फर्स्ट पैराग्राफ में हमें मिल रहा है, नीचे से थर्ड लाइन में लिखा है जी रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग हैज रिवील्ड, उन्होंने हमें ये बताया है, शो किया है दैट वर्क कंटिन्यूड एट स्टोनहेंज, कि स्टोनहेंज में काम जो था वो जारी रहा अंटिल रफली 1600 BC, 1600 BC तक काम जारी रहा, विद द ब्लू स्टोन्स इन पर्टिकुलर बीइंग रीपोजिशन मल्टीपल टाइम्स। उस टाइम में हुआ क्या था, जो ब्लू स्टोन थे हमने उनको रीपोजिशन किया था, दैट मीन्स उनकी लोकेशन चेंज की थी मल्टीपल टाइम्स, मतलब बहुत सारे टाइम, दैट मीन्स 1600 BC तक उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत सारा टाइम चेंज हुई गई। वो बोले नहीं हुई चेंज, वो सेम पोजीशन पर थे। सो हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके आ गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11th, जॉन ऑब्रेज क्लेम अबाउट स्टोनहेंज वाज सपोर्टेड बाय 20th सेंचुरी फाइंडिंग। जॉन ऑब्रे ने जो भी बोला था स्टोनहेंज को लेकर, उसको सपोर्ट मिली थी 20th सेंचुरी के रिजल्ट्स के थ्रू, फाइंडिंग्स के थ्रू। आंसर इज फॉल्स, क्योंकि उन्होंने उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया था। ओके एवरीवन, सेकंड पैराग्राफ में मूव कीजिए सेकंड पेज पर। वहां पर हमें गिवन है जी इन 17th सेंचुरी जो आर्कोलॉजिस्ट था जॉन ऑब्रे,
मेड द क्लेम, उन्होंने ये बोला स्टोनहेंज वाज द वर्क ऑफ ड्रूइड्स, कि जो ड्रूइड्स थे ना ये सेल्टिक सोसाइटी में, उन्होंने स्टोनहेंज को बनाया था। ठीक है, ये उसने जॉन ऑब्रे ने बोला। फिर एवरीवन लास्ट सेकंड लाइन में गिवन है जी, हैवर, लेकिन इन मिड 20th सेंचुरी, मिडिल 20th सेंचुरी में हुआ क्या, कार्बन, रेडियो कार्बन जो डेटिंग थी, ये जो साइंटिफिक हमारे पास एक टेक्निक है, उसने हमें शो किया कि जो स्टोनहेंज था स्टूड मोर देन 1000 years बिफोर द सेल्ट्स इनहैबिटेड द रीजन, कि जो सेल्टिक सोसाइटी के ड्रूइड्स थे उनके आने से 1000 साल पहले से ही स्टोनहेंज बना था। दैट मीन्स ड्रूइड्स ने स्टोनहेंज को नहीं बनाया। 20th सेंचुरी में जो हमारी फाइंडिंग थी उसने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, सपोर्ट नहीं किया ना। यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया 11 का, दैट इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, objects discovered at Stonehenge seem to indicate that it was constructed by a number of different groups of people. जो भी हमें objects मिले थे स्टोनहेंज में, वो हमें ये शो कर रहे थे कि स्टोनहेंज को बनाया गया था, अलग अलग लोगों ने उसको बनाया था। आंसर इज ट्रू, ऐसा ही हमें पता चला था। ओके एवरीवन, जो हमारे पास थर्ड पैराग्राफ है ना उसकी फर्स्ट लाइन में गिवन है सेकंड पेज पर, मेनी मॉडर्न हिस्टोरियंस, बहुत सारे जो हिस्टोरियंस है और जो आर्कोलॉजिस्ट है वो अग्री करते हैं दैट सेवरल डिस्टिंक्ट ट्राइब्स, ट्राइब्स मतलब कबीले ना, अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, बहुत ही डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑफ पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्टोनहेंज, की स्टोनहेंज को किस किसने बोला, बनाया, सॉरी, स्टोनहेंज को अलग अलग ट्राइब्स ने बनाया, मतलब अलग अलग लोगों ने बनाया। यहाँ से एवरीवन 12th का आंसर आ गया, दैट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th, criticism of Gerald Hawkins' theory about Stonehenge has come mainly from other astronomers, कि जो जेरल्ड हॉकिंस थे उनकी जो थ्योरी थी उसको लेकर जो भी नेगेटिविटी आई थी वो ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर से ही आई थी। आंसर इज नॉट गिवन। ये बात जरूर हुई है कि जो जेरल्ड हॉकिन है वो एस्ट्रोनॉमर है, और क्रिटिसिज्म की बात भी हुई है लास्ट सेकेंड पैराग्राफ में। यहाँ पर लिखा है क्रिटिक्स मेंटेन स्टोनहेंज बिल्डर प्रोबेबली लैक्ड नॉलेज नेसेसिटी टू प्रेडिक्ट सच इवेंट। ये बोलेंगे जो क्रिटिक्स थे वो ये बोल रहे थे कि जो स्टोनहेंज के बिल्डर्स होंगे पक्का उनके पास नॉलेज नहीं होगी। यहाँ पर हमें ये बताया ही नहीं गया कि ये क्रिटिक्स कौन है। क्वेश्चन में बोले कि ये जो क्रिटिक्स है ना ये एस्ट्रोनॉमर्स है, लेकिन यहाँ पर तो इसके बारे में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। अगर लिखा ही नहीं है तो मेरा आंसर नॉट गिवन जाएगा ना। यहाँ से एवरीवन 13 का आंसर आ गया, दैट इज नॉट गिवन। लेट्स मूव टू द सेकंड पैसेज नाउ। सेकेंड पैसेज हियर इज लिविंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हम सभी रोबोट्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रह रहे हैं। हमारी फर्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी है जी, दैट इज एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 14 हियर इज व्हाट पॉइंट डज द राइटर मेक अबाउट एआई इन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर ने एआई के बारे में क्या बोला। आंसर इज सी, द फ्यूचर इज अनलाइकली टू सी लिमिटेशंस ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ एआई, कि फ्यूचर में हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, किसको नहीं देखेंगे, एआई में कुछ खामियां हैं या नहीं है हम उनको देखेंगे नहीं। दैट मीन्स कि एआई में कोई कमी नहीं रह जाएगी फ्यूचर में। यस एवरीवन, लेट्स मूव टू फर्स्ट पैराग्राफ नाउ। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने नीचे से थर्ड लाइन से रीड करना है। मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव, बोल रहे हैं दिस रिस्ट्रिक्शन इज वेरी टेम्पररी, कि जो हम बोल रहे हैं कि एआई नैरो है, काम नहीं अच्छे से परफॉर्म कर सकता, वो काफी टेम्पररी है। दैट मीन्स ये जो उसके प्रॉब्लम्स आपको अभी अभी देखने को मिलेगी, बाद में नहीं, परमानेंट नहीं है। बाय द मिड सेंचुरी में जब हो जाएगा, दैट मीन्स फ्यूचर में वी मे हैव आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, हमारे पास ऐसा एजीआई, ऐसी मशीन्स आ जाएंगी दैट कैन अचीव ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस, जो ह्यूमन की तरह सारा का सारा काम कर सकती हैं, रेंज ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो हम भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अभी ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन फ्यूचर में क्या होएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सारा का सारा काम कर सकती है। दैट मीन्स कि उसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं रहेंगी, कोई भी खामियां नहीं रहेंगी, कोई भी खामियां देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ से एवरीवन थर्ड का आंसर आ गया, फ्यूचर में ये इम्पॉसिबल है, अनलाइकली है कि हम कोई भी खामियां देखें एआई में। आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द राइटर डूइंग इन सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में राइटर क्या बोल रहा है। आंसर इज ए, एक्सप्लेनिंग वाई मशीन्स विल बी एबल टू आउट परफॉर्म ह्यूमन। वो ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि मशीन जो है वो ह्यूमन से बेटर काम कैसे कर सकती हैं। लेट्स मूव एवरीवन टू द सेकंड पैराग्राफ नाउ। सेकेंड पैराग्राफ में अगर आप मूव कीजिए ना, आपको पूरा पैराग्राफ थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। यहाँ पर गिवन है जी, देयर इज लिटिल रीजन टू थिंक इट विल स्टॉप देयर।
ये सोचना कि मशीन्स यहीं पर रुक जाएंगी, ये बहुत ही, इसके पीछे रीजन है ही नहीं कोई, ठीक है। मशीन जो है वो फ्री हैं, वो उनको कोई भी फिजिकल लिमिटेशन नहीं है। ह्यूमन इंटेलिजेंस में है फिजिकली हम कि इतना काम करने के बाद थक जाते हैं, मशीन्स में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही स्लो मूव करता है, लेकिन हमारे ब्रेन का साइज भी बहुत छोटा है। लेकिन जो मशीन्स है उनमें कुछ नहीं है, उनका ब्रेन स्लोली मूव करता, उनका साइज कुछ नहीं है, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। तो दैट मीन्स कि ह्यूमन का ब्रेन छोटा है, ह्यूमन का ब्रेन बहुत धीरे धीरे परफॉर्म करता है, लेकिन वो मशीन्स की रुकावटें नहीं है। इट इज रिमार्केबल व्हाट दे अकम्प्लिश, कि ह्यूमन का इतना छोटा ब्रेन होने के बावजूद भी फिर भी उसने इतना कुछ हासिल कर लिया, ये बहुत ही बड़ी बात है। गिवन दीज हैंडीकैप्स, but they may be as far from the physical limits of thought as our eyes from the incredibly powerful Webb space telescope। वो बोल रहे हैं कि जितना हम लोग जो देख सकते हैं, ये जो हमारी मशीन्स हैं ये उनसे भी ज़्यादा इनक्रेडिबली पावरफुल है। दैट मीन्स कि जो वेब टेलीस्कोप है उसके जितना तो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता ना। सो यहाँ से उन्होंने मेंशन किया है कि ह्यूमन के पास इतनी रुकावटें हैं, मशीन के पास ये नहीं है, मशीन इनसे भी अच्छे वे में परफॉर्म कर सकती है। सो वहाँ पर लिखा है ना कि दे आर फ्रॉम इनक्रेडिबली पावरफुल, वो हमसे बेटर वे में परफॉर्म कर सकती हैं। सो 15 का आंसर यहाँ पर आया कि मशीन्स जो है वो कहीं पर भी रुकने नहीं वाली, ह्यूमन में थोड़ी सी है, थोड़ी प्रॉब्लम है जो जिसकी वजह से जो मशीन्स है वो हमें आउट परफॉर्म कर लेंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, Why does the writer mention the story of King Maidas? जो किंग मायदास था उसकी स्टोरी राइटर ने क्यों बताई? आंसर इज बी, टू इलस्ट्रेट, ये बताने के लिए दैट पोअरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स कैन गो रॉन्ग। उन्होंने ये बताने के लिए किंग मायदास की बात की ताकि वो ये बता सके कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमारे गोल्स होते हैं, जो हमारे एम्स होते हैं, अगर वो बहुत बैड वे में डिफाइन किए गए हैं, अगर वो बहुत पुअरली डिफाइन किए गए हैं तो वो रॉन्ग हो सकते हैं। लेट्स मूव एवरीवन टू द किंग मायदास लोकेशन। फर्स्ट पेज पर एवरीवन आपको मिलना था लास्ट सेकंड पैराग्राफ की लास्ट सेकंड लाइन में आपको वर्ड मिला था किंग मायदास। उससे पहले वर्ड लिखे थे जी दो, डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। एवरीवन, डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग होता है जी, डिजास्टर्स मतलब नेगेटिव, जो बहुत ही बुरी हो, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट। सो बुरे रिजल्ट्स में उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया जी किंग मायदास की, दैट मीन्स कुछ नेगेटिव ही होएगा। फॉर एग्जाम्पल, माइट हैव विश्ड दैट एवरीथिंग ही टच्ड टर्न टू गोल्ड। किंग मायदास ने ऐसी विश की थी, ऐसा ऑब्जेक्टिव किया था कि जिस भी चीज को वो हाथ लगाए वो चीज सोना बन जाए, गोल्ड बन जाए। बट डिडेंट रियली इंटेंड दिस टू अप्लाई टू हिज ब्रेकफास्ट, लेकिन वो उसको नहीं पता था कि जो ये उसकी पावर है वो उसके जो ब्रेकफास्ट है उसको भी सोने में बदल देगी। दैट मीन्स कि उसका ऑब्जेक्टिव तो था, लेकिन उसने अपने ऑब्जेक्टिव को पुअरली बताया था। उसने ये तो बोला कि जिस भी चीज को मैं टच करूँ सारी की सारी ब्रेकफास्ट बन वो सारी की सारी गोल्ड बन जाए, लेकिन उस बेचारे का खाना भी गोल्ड बन गया। दैट मीन्स कि उसने अपने एम को अच्छे तरीके से सेट नहीं किया था, जिसकी वजह से उसको बाद में भुगतना पड़ा। यहाँ से एवरीवन हमें हमारा 16th क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट चैलेंज डज द राइटर रेफर टू इन द फोर्थ पैराग्राफ? फोर्थ पैराग्राफ में राइटर ने क्या बोला कि क्या मुश्किल आ सकती है? आंसर इज डी, ensuring AI is more human friendly than we are ourselves। ये चैलेंज हमें आ सकता है कि हम AI को हम अपने से ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली बनाएं। सो हम वो बोल रहे हैं जितने हम ह्यूमन फ्रेंडली हैं उससे ज़्यादा AI को ह्यूमन फ्रेंडली बनाना हमारे लिए एक मुश्किल क्रिएट कर सकता है, हमारे लिए एक चैलेंज हो सकता है। कैसे? एवरीवन, ये लोकेशन आपको मिलनी थी लास्ट पैराग्राफ में। लास्ट पैराग्राफ में आपने रीड करना है जी, लाइन नंबर 2 में यहाँ पर लिखा है वन थिंग दैट मेक्स दिस टास्क डिफिकल्ट। एक चीज है जो इस टास्क को और भी मुश्किल बनाती है, वो क्या है जी? इज दैट वी आर फार फ्रॉम रिलायबली ह्यूमन फ्रेंडली अवरसेल्व्स, कि हम तो खुद ही ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, हम तो खुद ही दूसरों से इतना जलते हैं, हम तो खुद ही दूसरों से अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाते। वी डू मैनी टेरिबल थिंग्स टू ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ बहुत ही बुरी चीजें करते हैं। एंड टू मैनी अदर क्रिएचर्स विद होम वी शेयर द प्लैनेट, और जो भी एनिमल्स, जो भी बर्ड्स के साथ हम अपना प्लैनेट शेयर करते हैं उनके साथ भी हम बहुत बुरे बुरे काम करते हैं। दैट मीन्स ह्यूमन फ्रेंडली है ही नहीं। इफ सुपर इंटेलिजेंट मशीन्स डोंट डू अ लॉट बेटर देन अस वी विल बी इन ग्रेट ट्रबल। तो हमें सबसे बड़ी मुश्किल कब आएगी, मुसीबत कब आएगी? जब ये मशीन्स भी ह्यूमन फ्रेंडली ना बने, जब ये मशीन्स हमसे अच्छी ना हो पाए, बेटर देन अस ना हो,
तब हमें सबसे बड़ा ट्रबल, सबसे बड़ी मुश्किल फेस करनी पड़ सकती है। दैट मीन्स कि हमें जो ये इंटेलिजेंस है, ये जो मशीन है, इनको अपने आप से ज़्यादा अच्छा ह्यूमन फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। सो यहाँ से एवरीवन 17 का आंसर आ रहा है कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा जो एआई है वो ह्यूमन फ्रेंडली हो, हमारे से कंपैरेटिवली ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली हो। सो मोर ह्यूमन फ्रेंडली वाला आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, what does the writer suggest about future of AI in the fifth paragraph? फिफ्थ पैराग्राफ में राइटर ने एआई के फ्यूचर के बारे में क्या बोला है? आंसर इज सी, मशीन्स विल बी सुपीरियर टू ह्यूमंस इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स। कुछ मामलों में ना जो मशीन्स है वो ह्यूमन से बेटर ही होंगी, सुपीरियर ही होंगी, आगे ही होंगी। एवरीवन, अभी फ्यूचर की बात फिफ्थ पैराग्राफ में उन्होंने बोला है। फिफ्थ पैराग्राफ हमें मिल रहा था सेकेंड पेज पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है, राइट? वहां पर एवरीवन आपने लाइन नंबर 3 से रीड करना है। वहां पर गिवन है जी, लकीली दे विल बी स्मार्ट इनफ फॉर द जॉब, कि जो मशीन्स है वो तो स्मार्ट होंगी अपना काम करने के वास्ते। इफ देयर आर रूल्स टू द मॉरल हाई ग्राउंड दे विल बी बेटर देन अस। अगर तो मॉरल वैल्यूज वगैरह फॉलो करने की कोशिश होएगी ना, अगर तो ऐसा होएगा कि हाँ हमने मॉरल वैल्यूज फॉलो करनी है, जो मशीन्स है वो हमसे बेटर होएंगी एट फाइंडिंग देम। दैट मीन्स कि मशीन हमसे सुपीरियर होएंगी, हमसे अच्छा ही काम परफॉर्म करेंगी। सो 18 का आंसर आ गया यहाँ से, विच इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, which of the following best summarizes the writer's argument in the sixth paragraph? सिक्स्थ पैराग्राफ में राइटर की जो भी ओपिनियन था उसको कौन सी चीज एक्सप्लेन कर रही है? आंसर इज डी, ह्यूमन शॉर्टकमिंग, जो ह्यूमन में कमियां हैं, खामियां हैं, विल मेक क्रिएटिंग द मशीन्स वी नीड मोर डिफिकल्ट। जो ह्यूमन में खामियां हैं उसकी वजह से जो मशीन्स हम चाहते हैं बनाना, उन मशीन्स को बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेट्स मूव टू सिक्स्थ पैराग्राफ एवरीवन। सिक्स्थ पैराग्राफ में मूव करने पर हमें रीड करनी है जी 3 नंबर लाइन। वहां पर गिवन है द गेटिंग स्टार्टेड प्रॉब्लम। दैट मीन्स की प्रॉब्लम क्या है? गेटिंग स्टार्टेड, स्टार्ट होने में ही हमें प्रॉब्लम है। इज दैट, वो प्रॉब्लम भी है क्या? वी नीड टू टेल द मशीन्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर विद सफिशिएंट क्लैरिटी। हमें मशीन्स को प्रॉपर क्लैरिटी के साथ बताना पड़ेगा कि वो किस चीज की तरफ देख रही हैं, और हमें इतना कॉन्फिडेंटली बताना पड़ेगा ताकि वो उस चीज को फाइंड आउट कर लें, जो भी चीज वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हैं। दिस वॉन्ट बी ईजी, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं होएगा, given that we are tribal creatures and conflicted about the ideas ourselves। क्यों ये आसान नहीं होएगा? क्योंकि हमें खुद ब खुद को क्लैरिटी नहीं है कि कोई सामान है तो है क्या, हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हम फील क्या करते हैं। क्योंकि हम बहुत ही पुराने क्रिएचर्स हैं और हम खुद भी कन्फ्लिक्टेड है, हम खुद भी कंफ्यूज्ड है अपने आइडियाज को लेकर, जिसकी वजह से उनको तो हम क्लैरिटी दे नहीं सकते। अगर उनको क्लैरिटी नहीं दी तो वो काम कैसे करेंगे? अगर काम नहीं करेंगे तो हम मशीन उनको बना कैसे पाएंगे? इसकी वजह से जो है सबसे ज्यादा मुश्किलें क्रिएट हो रही हैं। यहाँ से एवरीवन 19 का आंसर आया कि जो ह्यूमन में खामियां हैं, जो वो उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसकी वजह से जो मशीन हम क्रिएट करना चाहते हैं वो हम ना कर पाए, उसमें डिफिकल्टी आ सकती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी नाउ। नेक्स्ट कैटेगरी है जी येस नो नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 20 हियर इज एवरीवन। सो machines will with the ability to make moral decisions may prevent us from promoting the interest of our communities। कि वो machines जो जिनमें एबिलिटी है कि वो मॉरली एक डिसीजन अच्छा सा ले सकती हैं, वो हमें रोक सकती हैं कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को प्रमोट करने में। आंसर इज यस, ऐसा तो है एवरीवन। इसकी लोकेशन हमें मिल रही है 7th पैराग्राफ में। वहां पर हमें गिवन एवरीवन लाइन नंबर 3 में, machines who are better than us, machines जो हमसे अच्छा है, at sticking to the moral high ground may be expected to discourage some of the lapses। जो machines हमसे अच्छी हैं moral grounds, moral values, ethical values को follow करने में may be expected, ऐसा हो सकता है कि वो क्या करे? वो discourage करे, हमें रोके। क्या रोके जी? हमें रोके ताकि हम हर चीज को ग्रांटेड से ना लें। वी माइट लूज अवर फ्रीडम टू डिस्क्रिमिनेट। क्यों? क्योंकि हम तो मॉरल वैल्यूज फॉलो नहीं करते हैं, हम तो खुद अपनी कम्युनिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम तो भेदभाव करते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं है, वो लोग अच्छे हैं। अगर जो मशीन्स है उन्होंने लर्न कर लिया कि हाँ भेदभाव नहीं करना होता, तो वो हमें भी उस चीज को करने से डिस्करेज करेंगी, रोकेंगी। दैट मीन्स वो हमें प्रिवेंट करेंगी। यहाँ से एवरीवन हमें आंसर मिल रहा है 20th का, विच इज ट्रू। Sorry, yes, it's yes no not given category. Question number 21 now is, Silicon police would need to exist in large numbers in order to be effective।
जो सिलिकॉन पुलिस है ना, अगर उसने अच्छे तरीके से काम परफॉर्म करना है तो उसको ज्यादा नंबर में एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ज्यादा वो नंबर्स में होनी चाहिए। आंसर इज नॉट गिवन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन पुलिस की बात हुई है और लार्ज नंबर की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुई है। कैसे? ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना एवरीवन, उसकी लाइन नंबर 2 में गिवन है, बट आर वी रेडी फॉर एथिकल सिलिकॉन पुलिस लिमिटिंग अवर ऑप्शंस। क्या हम रेडी हैं कि हमारे पास अभी सिलिकॉन पुलिस आ जाए? सिलिकॉन पुलिस इज रोबोटिक पुलिस पुलिस कि क्या हम रेडी हैं कि हमारे पास रोबोटिक पुलिस आ जाए? इसके बाद एवरीवन कुछ नहीं लिखा उन्होंने कि हमारे पास ज्यादा रोबोटिक पुलिस होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा आंसर 21 का आ रहा है जी, नॉट गिवन। Now let's move to 22 question. 22 question is, many people are comfortable with the prospects of their independence being restricted by machines. बहुत सारे लोग comfortable हैं जब उन्हें पता चले कि उनका जो इंडिपेंडेंस, उनका जो फ्रीडम है, मशीन्स उनको रोक देंगे उस चीज के साथ, वो कंफर्टेबल है। आंसर इज नो, वो कंफर्टेबल नहीं है, ज्यादातर लोग कंफर्टेबल नहीं है। वो सिलिकॉन पुलिस वाले पैराग्राफ में अगेन एवरीवन आपने रीड करना लास्ट सेकंड लाइन से, दे माइट बी सो गुड एट डूइंग दैट वी वॉन्ट नोटिस दैम, कि मे बी ऐसा हो सकता है कि जो रोबोट्स है वो इतना अच्छे तरीके से काम करे कि हम उनको नोटिस ही ना करें। बट फ्यू ऑफ अस, हम में से बहुत ही कम लोग, आर लाइकली टू वेलकम सच अ फ्यूचर, हम में से बहुत ही कम लोग हैं जो इस चीज को पॉजिटिवली लेंगे। दैट मीन्स मेजोरिटी ऑफ हम इसको नेगेटिवली लेंगे, बहुत ही कम लोग हैं जो इसको पॉजिटिवली लेंगे। क्वेश्चन में लिखा है नहीं मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो कंफर्टेबल है, मोस्ट तो कंफर्टेबल नहीं थे ना, सिर्फ फ्यू थे, थोड़े से थे। सो आंसर नो बन के कॉन्ट्रडिक्ट करके। क्वेश्चन नंबर 23, if we want to ensure that machines act in our best interest we will need to work together। अगर हम चाहते हैं कि मशीन्स हमारे लिए अच्छे तरीके से परफॉर्म करें तो हमें सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। आंसर इज यस। इसकी लोकेशन एवरीवन लास्ट सेकंड पैराग्राफ में आपको मिलेगी। लास्ट सेकंड पैराग्राफ में नीचे से सेकंड लाइन में लिखा है, इट इज नॉट येट क्लियर, अभी भी हमें क्लियर नहीं है वेदर इट इज पॉसिबल कि ये सारा काम जो मशीन्स कर सकती है वो हो सके या नहीं। बट अगर तो ये हो सकता है, वी विल रिक्वायर अ कोऑपरेटिव स्पिरिट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, हमें सभी को विलिंग होना पड़ेगा कि हम अपने आप को साइड पर रखें और सारी सोसाइटी को साथ में लेकर चले। सो हमें कोऑपरेटिव होना पड़ेगा। यहाँ से एवरीवन 23 का आंसर आ गया, दैट इज यस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट कैटेगरी विच इज बॉक्स ब्लैंक्स। हमें समरी कंप्लीट करनी है। नाउ क्वेश्चन फॉर द हेडिंग दिस इज यूजिंग एआई इन यूके हेल्थ सिस्टम। यूके के हेल्थ सिस्टम हम एआई को यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज, एआई करंटली हैज अ लिमिटेड रोल। एआई का भी काफी कम रोल है इन द वे डैश आर एलोकेटेड टू हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज को हम कुछ दे रहे हैं, उसमें उसका रोल काफी कम है, काफी लिमिटेड है एआई का। आंसर इज सी। अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे हम हेल्थ सर्विसेज को दे रहे हैं उसमें उसका रोल काफी कम है। एवरीवन भी हेल्थ की बात देखती थी कहां पर हो रही थी, और हेल्थ की बात ना सिर्फ एक ही पैराग्राफ में थी, वो था जी लास्ट थर्ड पैराग्राफ, जहां पर आपको लाइन नंबर 2 में एनएचएस मिलेगा, नेशनल हेल्थ सर्विस, वहां से। अभी लाइन नंबर 2 में लिखा है जी, एआई हैज ऑलरेडी सम इनपुट। सम इनपुट का मतलब वो क्या होता है, कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू लिमिटेड रोल ना इनटू हाउ रिसोर्सेज आर यूज्ड इन अवर नेशनल हेल्थ सर्विस हियर इन यूके, कि यूके में रिसोर्सेज कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर हम यूज करते हैं, उसके बारे में इसको इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम है, लेकिन इसका रोल काफी ग्रेट है किसी और चीज में। उन्होंने तो हमें छोटे से रोल बारे में पूछा था, छोटा सा रोल उसका किसमें है, रिसोर्सेज को हैंडल करने में। यहाँ से एवरीवन 24 का आंसर आ गया, दैट इज रिसोर्सेज। Now question number 25. 25th question is, however, such a change would result, for example, in certain dash not having their current level। लेकिन अगर तो ये रोल हो गया, ये चेंज हो गया, एआई हम हॉस्पिटल्स में भी यूज करने लग पड़े, तो क्या होएगा, जो कुछ चीज है ना उनका करंट लेवल नहीं रह पाएगा। किनका? मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एवरीवन होते हैं जी डॉक्टर्स। अच्छा, उसी पैराग्राफ में अगर आप मूव कीजिए ना, वहां पर अभी हमारे पास डिस्ट्रैक्टर क्या था, हैव था ना, उसी पैराग्राफ में नीचे से थर्ड लाइन में लिखा है जी हैव वी वुड बी डिप्राइविंग सम ह्यूमन। हम कुछ लोगों को, कुछ इंसानों को रोक रहे होंगे, डिप्राइव कर रहे होंगे, उनसे कुछ छीन रहे होंगे, कम उनके पास कुछ चीज होगी। किनके पास कम चीज होगी जी? सीनियर डॉक्टर के पास। दैट मीन्स कि जो डॉक्टर्स हैं वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे, उनके अंदर
उनसे हम कोई चीज़ छीन लेंगे, उनके पास लिमिटेड इन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बच जाएंगी। दैट मीन्स सम था सर्टेन, सर्टेन जो डॉक्टर्स हैं उनका करंट लेवल नहीं रह पाएगा। डॉक्टर का सिनोनिम क्या गिवन था? मेडिकल प्रैक्टिशनर। यहाँ से आंसर आ गया जी ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, जो डॉक्टर्स हैं नॉट हैविंग द करंट लेवल ऑफ डैश, उनके पास जो उनका अभी का लेवल है ना किसी चीज का, वो नहीं रह पाएगा। आंसर इज अथॉरिटी, जो उनके पास प्रोफेशनल अथॉरिटी है ना वो नहीं रह पाएगी। सेम लोकेशन में एवरीवन आपने मूव करना है जी। सेम लोकेशन में हमें गिवन है यहाँ से सीनियर डॉक्टर्स ऑफ द कंट्रोल दे प्रेजेंटली इंजॉय, जो कंट्रोल, जो औधा, जो फ्रीडम, जो इंडिपेंडेंस, जो उनके ऊपर, जो उनके पास अभी हक है, कंट्रोल है, वो उनके पास नहीं रह पाएगा। अभी कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है जी? अथॉरिटी होता है ना। यहाँ से एवरीवन 26 का आंसर हमारा आ गया। लेट्स मूव टू द लास्ट पैसेज नाउ। लास्ट पैसेज का नेम एवरीवन हमारे पास क्या है? एन आइडियल सिटी। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी, that is true false not given. Question number 27 here is, people first refer to Leonardo da Vinci as a genius 500 years ago. 500 साल पहले ही लोगों ने बोल दिया था जो लियोनार्डो दा विंसी है वो एक जीनियस है। आंसर इज नॉट गिवन। एवरीवन फर्स्ट पेज पर फर्स्ट पैराग्राफ में मूव कीजिए, वहां पर आपको लाइन नंबर 1 में मिलेगा द वर्ड जीनियस इज यूनिवर्सली एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ लियोनार्डो दा विंसी। जो वर्ड जीनियस है, जो जीनियस नाम है ना, शब्द है, उसको हम लियोनार्डो दा विंसी के साथ ही बोलते हैं कि हाँ लियोनार्डो दा विंसी जीनियस है। अ ट्रू रेजोनेंस मैन, he embodied scientific spirit, artistic talent, humanistic sensibilities. ये बंदा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, साइंस के मामले में भी इसमें टैलेंट भी बहुत ज्यादा था, आर्टिस्ट भी था ये, और इसमें फीलिंग्स भी थी, ये सेंसिबल भी था, काफी समझदार भी था। 500 years have passed since Leonardo died in his home at दिस पर्टिकुलर प्लेस। वो बोले कि 500 साल हो गए हैं लियोनार्डो को मरे हुए। क्या उन्होंने बोला कि 500 साल पहले ही हमने लियोनार्डो को जीनियस बोलना स्टार्ट किया? नहीं ना। इसका आपस में कोई लिंक नहीं स्टैब्लिश किया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28 नाउ। The current climate crisis is predicted to cause more deaths than the plague. कि जो अभी के क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं, क्राइसिस आ रही हैं, ये सब प्रिडिक्ट किया गया है कि सिर्फ इसकी वजह से ज्यादा मौतें होंगी, प्लाग की वजह से इतनी नहीं होंगी। आंसर इज अगेन नॉट गिवन एवरीवन। इसकी लोकेशन आपको मिलेगी सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में एवरीवन गिवन है जी लाइन नंबर 2 में, द स्प्रेड ऑफ प्लाग इन 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में प्लाग जो थी वो हर जगह स्प्रेड हो गई थी। प्लाग का मतलब है डिजीज विच कॉज्ड अ ग्लोबल क्राइसिस रिजल्टिंग इन सम 200 मिलियन डेथ्स अक्रॉस यूरोप एंड एशिया, कि उसके साथ 200 मिलियन डेथ्स हो गई थी। टुडे द वर्ल्ड इज ऑन द कस्प ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। आज के टाइम में क्या हो रहा है जी? क्लाइमेट में क्राइसिस आ रहे हैं, which is predicted to cause widespread displacement, extinction and death, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ हो सकती हैं। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि प्लाग के कंपैरेटिवली ज्यादा डेथ होगी? ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा ना। तो अगेन हमारा 28 का आंसर आ गया, दैट इज नॉट गिवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। some of the challenges we face today can be compared to those of the earlier time. जो आजकल मुसीबतें हम फेस कर रहे हैं वो पुराने समय से हम कंपेयर कर सकते हैं। आंसर इज ट्रू, ऐसा है। सेम पैराग्राफ एवरीवन, पैराग्राफ नंबर 2 में ये चीज गिवन है। यहाँ पर लिखा था ना 14th सेंचुरी में और 15th सेंचुरी में प्लाग स्प्रेड हो गया था। आज के टाइम में भी हम सेम ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इफ लेफ्ट अनट्रेस्ड, देन एंड नाउ, देन मतलब पहले के टाइम में और अब के टाइम में, radical solutions were called for to revolutionize the way people lived and safeguard humanity against catastrophe. So उस टाइम में वो मुसीबतों से कैसे लड़ते थे, वो चीज जो वो सॉल्यूशंस अगर हम आज के टाइम में यूज कर लें तो लोगों की जिंदगी बदल सकती है। दैट मीन्स उसके टाइम में और आज के टाइम में दोनों में प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सेम है। अभी भी डेथ रेट जो है वो भी हाई है, डेथ भी हो रही है पूरी दुनिया में, ये सब कुछ हो रहा है। सो यहाँ से एवरीवन हमें आंसर मिल रहा है, दैट इज ट्रू। इवन जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना आपको वहां से भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1486 में क्या हुआ था, एक जो हाफ मिलान जो इटली थी उसमें आधी पॉपुलेशन जो थी वो क्या हो गई थी, वो खत्म हो गई थी। इवन आज के टाइम में भी ऐसा ही हो रहा है कि जो अर्बन मॉडल है उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है और बहुत सारे लोगों की जो जिंदगी है वो चेंज हो रही है। सो यहाँ से भी पहले के टाइम में भी यही प्रॉब्लम थी, अब के टाइम में भी ये प्रॉब्लम है, तो हमारा आंसर यहाँ से भी आ सकता है, दैट इज ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 30th की तरफ मूव करते हैं। 30th क्वेश्चन इज
लियोनार्डो द विंसीज आइडियल सिटी वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 15th सेंचुरी। जो लियोनार्डो की आइडियल सिटी थी, परफेक्ट सिटी थी, वो 15th सेंचुरी में बन गई थी, कंस्ट्रक्ट हुई थी। आंसर इज फॉल्स, क्योंकि उसकी उस टाइम में प्लानिंग स्टार्ट हुई थी। ओके एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिल रही है जी थर्ड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में लाइन नंबर 1 में लिखा है जी, जो 1486 में क्या हुआ था, मिलान इटली में बहुत सारे लोग मर गए थे। लियोनार्डो टर्न्ड हिज थॉट टू अर्बन प्लानिंग प्रॉब्लम्स। फिर उसने सोचा कि हाँ, जो हमारी प्लानिंग है, जो अर्बन है उसको प्लान करना चाहिए, जो सिटी है उसको प्लान करना चाहिए। Following a typical resonance trend, he began to work on an ideal city project. फिर उस टाइम में उसने क्या किया, जो उसका प्रोजेक्ट था उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहा था कब, 1486 में, दैट मीन्स 15th सेंचुरी में। तो वो अभी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, अभी उसका बर्थ नहीं हुआ था, दैट मीन्स अभी वो प्रोग्रेस में था। इवन यहाँ पर लिखा है रेजिडेंस जो था उसको बोला जाता है कि उस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो था वो आ गया था आर्ट और कल्चर में। और 15th सेंचुरी को हम बहुत ही कम बोलते हैं कि हाँ उसमें ही रेजिडेंस, उसमें ही अर्बनाइजेशन हुई थी। दैट मीन्स की आइडियल जो उसकी सिटी थी 15th सेंचुरी तक नहीं बन पाई थी, सिर्फ उसकी प्लानिंग हो रही थी। सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके क्या हो गया, आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 31, पुअर टाउन प्लानिंग इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। अगर हम टाउन को प्लान ही नहीं करेंगे तो उससे क्लाइमेट चेंज होएगा। आंसर इज ट्रू, ऐसा तो है। ओके एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिल रही है इन द 1486 वाले पैराग्राफ में ना, नीचे से सेकंड लाइन में लिखा है गिवन द अनसस्टेनेबल अर्बन मॉडल्स। अगर हमारे अर्बन मॉडल्स अच्छे ही नहीं है, अनसस्टेनेबल है, आर द की कॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज होएगा ही होएगा। आंसर यहाँ से आ गया 31 का, दैट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज in resonance time local people fought against the changes to Penza and Ferrara. सो रेजोनेंस के टाइम में क्या हुआ था, जो लोकल इंसान थे, लोकल पीपल थे, वो फाइट कर रहे थे। आंसर इज नॉट गिवन। बाकी सब चीज की बात हुई है, लेकिन लोकल लोगों के फाइट करने की बात बिल्कुल भी नहीं हुई है। अच्छा, इसकी लोकेशन आपको मिल रही है जी इन द लास्ट सेकेंड पैराग्राफ ऑफ फर्स्ट पेज, नीचे से 4th लाइन में आपको मिलेगा, वहां पर लिखा है रेजिडेंस में जो मैन थे वो आ गया है, प्रोजेक्ट्स उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किए। फिर उन्होंने जो पेंजा का टाउन था और जो फ्रेरा की सिटी थी उसको रिकन्फिग्रेशन किए, दैट मीन्स उसको चेंज कर दिया। यहाँ पर ये तो लिखा ही नहीं कि जो लोकल इंसान थे वो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे या नहीं। सो यहाँ से आंसर आ गया, दैट इज नॉट गिवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, लियोनार्डो दा विंसी केप्ट अ नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ हिज डिजाइन। लियोनार्डो दा विंसी ने क्या किया था, अपने रिकॉर्ड्स को, अपने नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से, डिजाइन को अपने ऑर्गेनाइज करके रखा था, साफ साफ तरीके से। आंसर इज फॉल्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फर्स्ट पेज पर जो लास्ट पैराग्राफ है ना, उसमें आपको मिलेगा फर्स्ट लाइन से, इट इज नॉट ईजी टू आइडेंटिफाई अ कोऑर्डिनेटेड विजन ऑफ लियोनार्डोज आइडियल सिटी। कि लियोनार्डो की आइडियल सिटी कैसी थी, उसका कोऑर्डिनेटेड, ऑर्गेनाइज्ड उसको वे में देखना बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज ऑफ हिज डिसऑर्डर्ड वे ऑफ वर्किंग विद नोट्स एंड स्केचेस। उसके नोट्स और स्केचेस क्या थे, डिसऑर्डर्ड थे, दैट मीन्स कि वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके बन गया फॉल्स। वो बोल रहे हैं ऑर्गेनाइज थे, ऑर्गेनाइज नहीं थे, वो डिसऑर्डर्ड थे, डिसऑर्गेनाइज थे। आंसर इज फॉल्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वो है जी समरी कंप्लीशन। हमारे पास 1 वर्ड की लिमिट है। हमारे पास हेडिंग क्या है, लियोनार्डो दा विंसी की आइडियल सिटी। अ कलेक्शन ऑफ लियोनार्डो दा विंसीज पेपर वर्क। जब हमने उसके पेपर वर्क को कलेक्ट किया, उससे हमें पता चला कि उसका जो डिजाइन है ना न्यू सिटी का, वो टिकिनो जो हमारे रिवर है उसके साथ है। इट वॉज टू प्रोवाइड बेटर डैश फॉर ट्रेड एंड लेस पोल्यूटेड इन्वायरमेंट। इसका मेन मकसद क्या था कि वो हमें व्यापार के वास्ते कोई चीज अच्छी प्रोवाइड कर सके और इन्वायरमेंट को कम पोल्यूट करे। आंसर इज ट्रांसपोर्ट, ताकि वो व्यापार के वास्ते अच्छा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सके। अच्छा, सेकेंड पेज पर अगर आप मूव कीजिए ना, सेकेंड पेज पर, सॉरी फर्स्ट पेज पर ही, फर्स्ट पेज पर ना जो लास्ट पैराग्राफ है वहां पर आपको लाइन नंबर 4 में मिलेगा जी, टिकिनो रिवर, यही हमें गिवन था, इटली में थी, 248 किलोमीटर्स लॉन्ग थी। ही डिजाइन द सिटी, उसने डिजाइन क्योंकि अपनी सिटी फॉर इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड क्लियर अर्बन स्पेस। क्लियर अर्बन स्पेस, क्लियर मतलब बिना पोल्यूशन के, और गुड्स मतलब हमारा सामान, सामान मतलब व्यापार के वास्ते, इजी मतलब बेटर, बेटर क्या वो चाहता था, बेटर वो चाहता था जी ट्रांसपोर्ट। यहाँ से आंसर आ गया 34 का, दैट इज ट्रांसपोर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन हियर एवरीवन इज, वो क्या था
कि फिर क्या हो गया, उसने इनोवेशन करनी स्टार्ट कर दी, उसने टावर ब्लॉक्स बनाए. दे इंक्लूड फीचर्स दैट कैन बी सीन इन सम टावर ब्लॉक्स. टावर जो ब्लॉक्स थे उसमें आज के टाइम में भी हम उसके फीचर्स कुछ देख सकते हैं, सच एज डैश ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग के बाहर वाली साइड में कुछ हमें दिख रहा है. क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है जी स्टेयरकेसेस. लेट्स मूव एवरीवन ऑन द सेकंड पेज. जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर एवरीवन आपको गिवन है जी लाइन नंबर 3 में देयर इज रिटन लियोनार्डो वांटेड अ सिटी टू बी बिल्ट ऑन सेवरल लेवल. अलग अलग लेवल में वो बिल्डिंग बनाना चाहता था. लिंक्ड विद वर्टिकल आउटडोर स्टेयरकेस. आउटडोर मतलब बाहर के साइड ना, एक्सटर्नल. एक्सटर्नल वो क्या बनाना चाहता था, स्टेयरकेसेस बनाना चाहता था. यहाँ से एवरीवन 35th का आंसर आ गया स्टेयरकेसेस, क्योंकि वो एक्सटर्नल थे, वो बाहर की साइड थे. यहाँ पर भी हमें लिखा है एक्सटीरियर. क्वेश्चन नंबर 36. लियोनार्डो दा विंसी wasn't only an architect. ये सिर्फ एक इंसान आर्किटेक्ट ही नहीं था. His expertise in dash was evidence. वो किसी और चीज में भी एक्सपर्ट था. हमने बताना है कौन सी चीज में. आंसर इज इंजीनियरिंग. वो इंजीनियरिंग में भी एक्सपर्ट था. अच्छा, सेकेंड पेज पर जो सेकेंड पैराग्राफ है ना, वहां पर लाइन नंबर 3 में गिवन है जी, बट द ट्रू ओरिजिनलिटी ऑफ लियोनार्डोज विजन वॉज इट्स फ्यूजन. वो मिक्सचर था लियोनार्डो का, वो किस में था, आर्किटेक्चर के साथ मिक्सचर था और इंजीनियरिंग के साथ. दैट मीन्स आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग दोनों में वो बहुत खूब परफॉर्म करता था. आर्किटेक्चर हमें ऑलरेडी गिवन था. 36 का आंसर आ गया जी इंजीनियरिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन हियर इज कि फिर उसने आइडियल सिटी में आर्टिफिशियल कैनल्स वगैरह बनाने के प्लान बनाया. फिर उसने जो हाउस की हाइट वगैरह थी ना और स्ट्रीट की जो विड्थ वगैरह थी वो अर्थ के जैसे होता था उसके अकॉर्डिंग उसने रिलेट किया. ठीक है. द डिजाइन ऑफ मेनी सिटी इन इटली टुडे फॉलोज दिस डैश. आज के टाइम में भी जो इटली में बहुत सारी सिटीज के डिजाइन है वो उसी की किसी चीज को फॉलो करते हैं. आंसर इज उसके रूल को ही फॉलो करते हैं. अच्छा, सेकंड पेज पर अगेन एवरीवन पैराग्राफ नंबर आपको मिलेगा जी सेकंड वाला है. नीचे से थर्ड लाइन से आपने रीड करना है. वहां पर लिखा है विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, वो हमें ऑलरेडी गिवन था. एवरेज हाइट ऑलरेडी गिवन था हमारे क्वेश्चन में. एडजेसेंट हाउसेस, अ रूल स्टिल फॉलोड इन मेनी कंटेम्पररी सिटीज अक्रॉस इटली. इटली में मॉडर्न सिटीज जो हैं वो आज भी उसके इसी रूल को फॉलो कर रही हैं. स्टिल मतलब नाउ टुडे इवन. सो 37 का आंसर आ गया, दैट इज रूल. नाउ क्वेश्चन नंबर 38 question is, while some cities from dash times have aspects that can also be found in Leonardo's design. कुछ सिटीज हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, वो भी लियोनार्डो के जो डिजाइन है उसमें वो चीज कॉमन है. आंसर इज रोमन टाइम्स. एवरीवन सेकंड पेज पर जो आपको लास्ट सेकंड पैराग्राफ मिलेगा ना, उसकी फर्स्ट लाइन में लिखा है ऑल्दो सम ऑफ दीज फीचर्स. उसके ये जो लियोनार्डो के ये कुछ फीचर्स है ना वो एग्जिस्ट करते थे, रहते थे, पाए जाते थे. किसमें, इन रोमन सिटीज. रोमन सिटीज में भी यही फीचर्स देखे जाते थे. सो यहाँ से 38 का आंसर आ गया, दैट इज रोमन. नाउ क्वेश्चन नंबर 39 विच इज His ideas weren't put into practice until long after his death. लेकिन जो लियोनार्डो के आइडियाज थे ना वो हमने यूज नहीं किए, उसके डेथ के बाद ही यूज करने स्टार्ट किए. डैश इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ सिटी दैट वाज रीडिजाइन्ड इन 19th century. सो लियोनार्डो ने जैसे सोचा था, एनविसेज किया था, उसके अकॉर्डिंग ही 19th century में कोई हमने सिटी को दोबारा से डिजाइन किया. वो सिटी कौन सी थी, वो सिटी थी जी पेरिस. पेरिस को हमने दोबारा से डिजाइन किया था. अच्छा, लास्ट सेकंड पैराग्राफ में एवरीवन आपको मिलेगा 19th सेंचुरी की बात हो रही है. दैट मींस 1853 टू 1870. लास्ट सेकंड लाइन में गिवन है जी वेंटिलेशन वॉकवे वगैरह बनाए उन्होंने रेजिडेंट्स के. इज एन आइडिया दैट कैन बी फाउंड इन जॉर्जेस यूजीन हॉस्मैन्स रेनोवेशन. रेनोवेशन मतलब दोबारा से बनाना. दोबारा से हमने किसको बनाया, पेरिस को बनाया था. सो रेनोवेशन मतलब हमने रीडेवलप किया था हमने सिटी को, विच इज पेरिस. Now question number 40th question here is, जो उसके आइडियाज थे ना वो आज के टाइम में भी रेलिवेंट है, काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं. वेयर बिल्डिंग डैश नो लॉन्गर सीम टू बी बेस्ट अप्रोच. क्यों, क्योंकि वहां पर हम किसी तरह की बिल्डिंग बनाए वो चीज सही नहीं है. किस तरह की बिल्डिंग बनाए, बिल्डिंग आउटवर्ड्स नो लॉन्गर सीम टू बी बेस्ट अप्रोच. वो बेस्ट अप्रोच नहीं है. कैसे बिल्ड करना हम बताएंगे, आउटवर्ड बाहर की तरफ बिल्ड करना. अच्छा एवरीवन, लास्ट पैराग्राफ में मूव करो लाइन नंबर 1 से. आज के टाइम में लियोनार्डो के आइडियाज जो है वो वैलिड नहीं है. वो हमें एक ऐसा वे सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें अर्बन प्लानिंग करनी चाहिए. बहुत सारे स्कॉलर्स ये सोच रहे हैं कि कॉम्पैक्ट सिटी, छोटी सी सिटी होनी चाहिए, ठीक है, टाइट सी, बिल्ट अपवर्ड इंस्टेड ऑफ
आउटवर्ड, कि उनको जो सिटी है वो कैसे बननी चाहिए, वो ऊपर को बननी चाहिए, अपवर्ड बननी चाहिए। कैसी नहीं बननी चाहिए, आउटवर्ड्स, बाहर की साइड को नहीं बननी चाहिए। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था जी कि जो उसके आइडियाज थे वो रेलेवेंट थे आज के टाइम में, जहां पर क्या था, बिल्ड करना आउटवर्ड्स आज के टाइम में नहीं बेस्ट माना जाता। कैसे अच्छा माना जाता है, ऊपर की तरफ अपवर्ड बिल्ड करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। कैसे अच्छा नहीं माना जाता, आउटवर्ड बिल्ड करना अच्छा बेस्ट नहीं माना जाता। सो यहाँ से एवरीवन 40th का आंसर आया, दैट इज आउटवर्ड्स। क्योंकि लास्ट वाले पैराग्राफ में बोला था कि अपवर्ड जो है वो बेस्ट अप्रोच है, अपवर्ड जो है वो हम फिर भी बनाएंगे क्योंकि कॉम्पैक्ट सिटी बनानी है, इंस्टेड ऑफ आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स नहीं हमने बनानी। सो यहाँ से आंसर आ गया 40th का, दैट इज आउटवर्ड्स। दिस इज एंड ऑफ अवर रीडिंग एक्सप्लेनेशन एवरीवन। आई होप ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये क्वेश्चन कैटेगरीज और ये जो रीडिंग थी आपको एक पर्टिकुलरली प्रॉपर वे में क्लियर हो गई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।